Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं अंग्रेजी हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stock indices closed with modest gains. Sensex climbs above 58,200 points. Nifty reclaims 17,300 level. Rupee weakens 37 paise against the US dollar. Gold rises above 52,000 rupees per 10 grams mark at MCX for October contract, and Brent crude hover around $93 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 58,200 के स्तर से ऊपर पहुंचा। निफ्टी फिर से 17,300 के स्तर को कर गया पार। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 37 पैसे कमजोर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य बढ़कर 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर आया और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत भी बढ़ी, $93 प्रति बैरल के आसपास आई। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन यह बढ़त आखिरकार तक कायम नहीं रह सकी। फिर भी प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि विस्तारित बाजार में तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिला जुला रुख मिला, जिसका असर निवेशकों के बीच देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 157 अंक यानी 0.27% की बढ़त लेकर 58,222 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 58 अंक यानी 0.33% बढ़कर 17,332 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सूचकांकों में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.13% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.3% लाभ में रहा। The key domestic share indices today logged modest gains. The Sensex and the Nifty, both indices gained amid mixed cues from the global share markets. The Sensex finished above 58,200 points and the Nifty settled above 17,300 level. The Sensex rose 157 points or 0.27% to close at 58,222. The Nifty also added 58 points or 0.33% to end at 17,332. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 1.13% and the small-cap index climbed 1.3%. In the Sensex pack, 18 companies posted gains while 12 logged losses. Tata Steel gained 2.3%. Larsen & Toubro climbed 2.2% and ICICI surged 2%. On the other hand, Bharti Airtel tumbled 2.5%, Hindustan Unilever plunged 2.1% and IndusInd Bank declined 1.5%. In sectoral indices at BSE, 17 sectors logged gains while 2 sectors fell. Metal sector gained 3.9%, the realty sector surged 2.2%. Capital goods ended 2.3% up. FMCG and telecom both ended 0.2% down. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,299 companies gained while 1,159 fell. Shares of 125 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 37 पैसे कमजोर होकर 81.89 के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.22% की बढ़त के साथ
111.45 पर चल रहा था। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि शुरुआती कारोबार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन बाद में आखिरकार तक यह तेजी बरकरार नहीं रह सकी। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? देखिए, जो आज की हमने तेजी देखी वो तो एक कंटिन्यूस एक मोमेंटम था जो हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं। उसी हिसाब से मार्केट्स बहुत ऊपर खुले थे। तो उसके बाद हमने देखा कि वॉलेटाइल रही है मार्केट्स, क्योंकि आज एक एक्सपायरी डे भी था, जो ऑप्शंस का एक्सपायरी डे होता है थर्सडे को। तो उसकी वजह से भी जो कुछ पोजीशंस हैं, कुछ स्केयर ऑफ होते हैं, कुछ रोल ओवर होते हैं, तो जिस वजह से काफी उतराव चढ़ाव हमने देखा। तो लेकिन ओवरऑल जो हम बात करते हैं कि भी जैसे यूएस फेड का जो रवैया है, हमें लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम में ग्रोथ मोमेंटम को वापिस रिबाउंड करने के लिए यूएस का जो आगे रवैया रहेगा शायद वो थोड़ा सॉफ्ट हो। तो उस तरीके से और जो इस क्वार्टर में जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, मार्केट्स ने अच्छे से रिबाउंड दिखाया है डॉ जोन्स ने। तो उसकी वजह से जो काफी मार्केट्स हैं जो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में, खास करके जो इंडिया की मार्केट है, उसको काफी अच्छा प्रोत्साहन मिला है और मार्केट ने काफी अच्छे से रिबाउंड किया है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो एक बहुत ही नेगेटिव जोन से निकल के थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ हम देख रहे हैं कि शायद अभी जो मार्केट्स हैं वो स्टेबिलाइज करने का कोशिश करेंगी और मार्केट्स का एक जो कंसोलिडेशन का एक जो फेज है वो शुरू हुआ है। So, would you say, Dr. Sharma, that the markets are exhibiting resilience amidst optimism and and they will continue to go upward and maintain this upward momentum from where they left off in the previous session as we go ahead? Yes, I think earlier markets were in the uncertainty zone, like a few days ago, like 10-15 days ago, markets were very, very volatile. But now, since the U.S. markets are recovering significantly, and from 1st October in the first quarter, in this quarter, they have recovered sharply. So the Indian markets also in the same tandem, and markets had rebounded significantly during the last 2-3 sessions. But today's session, though was at high in the morning, but because of the expiry of the option segment, there was volatility, and some positions were rolling over and some positions were scared off. So that's why markets was not able to hold the momentum at the high level. But the positive momentum is there because now some direction is coming that U.S. economic growth will be impacted by more and more tightening. So U.S. Fed may adopt some soft policy stance in the coming times. So markets are now in some kind of clarity about the forthcoming scenario of the policymakers, so that they are able to support the growth also and tame the inflation as well. Dr. Sharma, today the mid-cap rose 1.13%. And the small cap index also climbed 1.3%. You think it's time to look at the mid cap and small cap indices stocks, and particularly the large and mid cap IT stocks? Yes, I think firstly because when the rally starts, because we have observed a rebound in the market. So firstly, the blue chips were moving ahead with more strong rebound and recovery, which they faced during the last 15 days, 20 days because of the extreme volatility in the markets. But now the cats and dogs, which we say the stocks which are in the MSME segments, are also following the same suit. So that's why they have shown the significant growth trajectory in the stocks, and momentum is very, very strong in the such segment.
डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान रुपए की तरफ खींचना चाहेंगे और समझना चाहेंगे रुपए में जो यह गिरावट है 81.89 के स्तर पर पहुंच गया है रुपया, तो यह किन किन क्षेत्रों पर असर डालेगा और अर्थव्यवस्था किस रूप में प्रभावित हो सकती है? देखिए, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जो रूपी है वो लगातार डिसिलरेटिंग ट्रैजेक्टरी में है, क्योंकि डॉलर का जो स्तर है वो काफी स्ट्रांग है। पिछले 2 दशक में सबसे ज्यादा स्ट्रांग अभी हुआ है डॉलर। तो जिस वजह से जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड भी था, जिसने के बहुत ही इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के करेंसीज को अंडरमाइन किया है। तो जिन भी इकोनॉमीज के इम्पोर्ट्स ज्यादा है, दे आर फेसिंग द सीवियर ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो वी हैव टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज एट अ हायर प्राइस। तो जो कि और भी ज्यादा उस सिचुएशन को एस्केलेट करता है, जिस वजह से रूपी में और डेप्रिसिएशन आती है। क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास उतना विदेशी मुद्रा का भंडार उस तरीके से नहीं होता, क्योंकि हमें तो डॉलर में परचेज करना है। तो उससे हमारा जो कॉस्ट है वो हाई जाती है, तो इन्फ्लेशन और एस्केलेट होता है। तो ये कुल मिला के जो एक सिचुएशन है, जो ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे कि हर एक क्षेत्र के ऊपर, जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर उसके प्राइसेस बढ़ गए, फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गई, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने से क्या है कि जो फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए, जो आगे फिर कंज्यूमर के लिए आगे वो जाएगा उसके लिए भी वो महंगा हो गया। तो कुल मिला के जो एस्केलेशन है वो इन्फ्लेशन में आगे की आगे बढ़ती चली जाती है, जो कि स्वाभाविक तौर पे उस देश के हित में नहीं होती है। जैसे अब हम फेस कर रहे हैं कि रूपी उधर से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो जितना ही हम उधर से जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो हमें ज्यादा रेट पे मिलेंगे। भले ही इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में काफी गिरावट आई है, लेकिन जब हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं तो रूपी डेप्रिशिएशन की वजह से वो जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है, तो इन्फ्लेशन और एस्केलेट होता है। तो ये कुल मिला के स्थिति जो है काफी गंभीर है। तो इसके लिए हम आशा करते हैं कि जो कैपिटल फ्लो है, खास करके जो मार्केट्स हैं वो एक बार स्टेबलाइज हो, जो मार्केट्स में मोमेंटम है वो आए, जो कैपिटल फ्लो है वो इंक्रीज हो, जिसकी वजह से रूपी के ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और रूपी स्टेबल हो सकता है। जी Dr. Sharma, today the oil prices held was at a near 3 weeks high after OPEC Plus agreed to tighten global crude supply, the largest reduction since 2020. You think the worries about the rising trajectory of inflation will continue to be there as long as the crude prices continue to be high? Yes, because crude is a major input of the almost all the economies, which is not produced at the domestic level by the most of the economies. So some economies are producing the crude oil. So that's why the impact on the scenario of raw materials and the input prices is worrisome, because that becomes too high because of the high prices of the crude oil, and the inflation remains escalated at the high level. So this is a very problematic area that prices are increasing on the basis of the lower production possibilities, and when the prices remain escalated, and we are facing the already high inflation, so that situation becomes more and more escalated and worrisome for the economies, those who import larger share of their oil consumption from the foreign markets. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां हांगकांग को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख बाजारों में लिवाली आज की गई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.7% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% बढ़त में रहा। उधर चलन के विपरीत हांगकांग का हैंगसेंग 0.4% घाटे में रहा। चीन के बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहे। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक गिरावट का रुख बना हुआ था। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.2% नीचे चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.4% की गिरावट थी और लंदन का FTSE 100 0.7% नीचे कारोबार कर रहा था। The three major U.S. stocks
closed lower yesterday. The Wall Street indices fell, paring a late-day surge after the U.S. labor data, which showed a strong demand. It suggested that the Federal Reserve will keep interest rates higher for a longer period. The Dow Jones Industrial Average Index slipped 0.1%, the S&P 500 fell 0.2%, and the Nasdaq Composite declined 0.3%. Dr. Sharma, it seems that the Federal Reserve will keep the interest rates higher, as we communicated, for a longer period of time, and that is the reason why perhaps WTO has also pegged 2023 global trade growth at 1%. At this rate, recession is definitely on the cards. Yes, recession is definitely on the card because advanced economies, particularly the US economy, is facing major challenges because of the high inflation, and they are not able to tame the inflation from the new highs and new peaks. But the move of the Fed by increasing the interest rate again and again will not be in favor of the U.S. economy to rebound the growth trajectory. That will create further problems with the strengthened dollar and impact on export segment that will impact the manufacturing processes in the U.S. economy and employment scenario. So I think this macroeconomic quagmire is creating so many issues for the most advanced economy and the largest economy, U.S. So I think forthcoming events and the time is very, very challenging for the world economy as growth is decelerating and inflation remains at the high level, which is creating the problem of stagflation and going to in the recession trajectory for the many economies. डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर हम वैश्विक स्थितियों को देखते हुए भारत के लिए कहाँ अवसर बन सकते हैं और भारत के लिए क्या उपाय हो सकते हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन और जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में कर सकें? इसके लिए क्या क्षेत्र आपको लगते हैं जहाँ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? देखिए, जो आरबीआई ने और जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए उनकी वजह से काफी राहत भी हुई है। इन्फ्लेशन अपने पीक लेवल से डिसलिरेट हुआ है। सीपीआई इन्फ्लेशन भी पीक पे नहीं है, पीक से नीचे आ गया है और डब्ल्यूपीआई भी पीक से नीचे आया है। तो ये काफी अच्छी सिग्निफिकेंट जो पॉलिसी जो अप्रोच रही है गवर्नमेंट की और आरबीआई की, उसने काफी महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन अभी हमारा जो रेट बढ़ाने का रवैया है दैट इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब दूसरे इकोनॉमीज अपने रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो उस पैरिटी को मेंटेन रखने के लिए सरकार ने, आरबीआई ने अपना रेट जो है वो इंक्रीज किया। उसकी क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी डिसलिट सॉफ्टन होना शुरू हो गया तो शायद हमें जरूरत नहीं पड़ती अगर फेड का रवैया इतना ज्यादा जो अग्रेसिव नहीं होता रेट इंक्रीज करने में। अभी हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो अभी भी बहुत अच्छी है बहुत सारी इकोनॉमीज की तुलना में, खास करके जो टॉप 10 लीडिंग इकोनॉमीज हैं उनकी तुलना में हमारी ग्रोथ सबसे अच्छी है। और अभी भी जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, जो रिवाइज एस्टिमेट्स आ रहे हैं खासकर आईएमएफ के या वर्ल्ड बैंक के, तो अभी भी ग्रोथ जो है वो इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी काफी प्रॉमिसिंग है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि एक तो जो इन्फ्लेशन जैसे ही और सॉफ्टन होता है तो हमें अपना जो इंटरेस्ट रेट है, जो पॉलिसी रेट्स हैं, उनके ऊपर एक पॉज देना चाहिए कि हम और ज्यादा इंक्रीज ना करें, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ऑलरेडी हाई है। तो अगर इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज होगा तो हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर असर आता है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे बिजनेस है, खासकर जो छोटे मझोले बिजनेस है, एमएसएमईज हैं, उनके ऊपर जो लिक्विडिटी का बहुत अच्छा, वर्किंग कैपिटल का अवेलेबिलिटी का बहुत अच्छा असर होता है। वो पॉजिटिवली मूव करते हैं जब उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी होती हैं, बैंक्स उनको सस्ते दर पे जो कर्ज मुहैया कराते हैं। लेकिन अभी इस माहौल में जब कर्ज का रेट बढ़ जाएगा तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा मार्केट्स में कम्पीट करना, जिसकी वजह से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज और एक्सपोर्ट सेगमेंट है उसके ऊपर काफी असर हो सकता है। तो हमें चाहिए कि कैलिब्रेटेड अप्रोच इस समय पे इस डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में
जबकि इंडिया बहुत अच्छे से रिकवर किया है और इंडिया की रिकवरी काफी स्ट्रांग है। और हमें थोड़ा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से वो इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा डिकपल होने की भी जरूरत है कि अपना जो हम कैलिब्रेटेड जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट करके एक अपना ग्रोथ मोमेंटम को इस लेवल पे रख पाएं और इन्फ्लेशन को भी हम और इम्पैक्ट कर पाएं कि इन्फ्लेशन जो है ज्यादा से ज्यादा और सॉफ्ट हो और एक जो कंफर्टेबल ट्राजेक्टरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उसमें इन्फ्लेशन आ जाए। Dr. Sharma, from a common man's point of view, he hears every day, markets are falling, they're not doing as great as he was accustomed to, say, 2 years back, or when the markets in India were doing very well. But now he constantly hears about market crashing, not only in India, but also from the international markets as well. So in such a scenario, what would your advice be for a common man as an investor? What should he be doing? I think for the investors, I think the trajectory must be very, very stable. They should not be seeking the shorter term gains at this juncture, because the world economy is very, very volatile at this juncture and economic environment is very, very challenging. So there must be an approach of wait and watch, and if there are investments, that must be for the longer period of time, not for the shorter period, and they must not be speculating in the such a volatile environment, because after all the growth story of India is very, very strong, and we have to move forward with more and more growth, with strong growth, with the support of the policy environment which has been provided by the government. But speculation must not be at the minds of the retail investors at this juncture. They should not be seeking the shorter term gains from the market. But in the longer term, the markets are looking very, very promising, and they will gain from the long-term growth story of the Indian economy. And I believe with the settlement of the such macroeconomic environment which is impacted by the high inflation, we have great opportunities to move forward with more and more growth, and India will be the most prominent economy in the world economic system. डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान सर्राफा बाजार में ले चलना चाहेंगे और खास तौर से सोने में जो एक परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पहले श्रोताओं को सर्राफा बाजार में सोने की आज की गतिविधि के बारे में जानकारी देते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अंतर्दिवसीय कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में 385 रुपए उछलकर 52,030 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी भी 710 रुपए बढ़त के साथ समाचार तैयार की जाने तक 61,480 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना बढ़त के साथ $1,785.30 प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी भी तेजी दर्ज करती हुई $20.70 प्रति औंस के स्तर पर चल रही थी। डॉक्टर शर्मा, भारतीय जनमानस में सोने के प्रति एक अद्भुत आकर्षण है और यहाँ खपत भी अधिक है। त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में सोने चांदी के भाव किस दिशा में जाते आपको दिख रहे और कितनी तेजी संभावित सोने के मूल्यों में आपको दिख रही है? देखिए, जो सोने के मूल्य हैं इस टाइम पे, जो जिस तरीके से वर्ल्ड में रिसेशनरी कंडीशंस क्रिएट हुई हैं, यूएस इकोनॉमी के काफी असर हो गए हैं कि रिसेशन फेस करना पड़ेगा, तो अभी जो लोगों का ध्यान है, जो इन्वेस्टर्स का ध्यान है, वो काफी सेफ हेवन्स की तरफ जाता है कि हमें जो रिटर्न्स है वो कहाँ पे मिलेंगे। तो गोल्ड जो है वो एवरग्रीन और एक एवर स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, जिसको सदियों से जिसके ऊपर विश्वास किया गया है कि उसके ऊपर परिवर्तन, उसके प्राइसेस में एक शेप लाना बहुत मुश्किल होता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशंस ही हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो इस टाइम पे जब अनसर्टेनिटी होती है और जो रिसेशनरी कंडीशंस होती हैं, ग्रोथ मोमेंटम में नहीं होती है, तब जो गोल्ड है वो एक सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। तो उसी के रुझान में हम देख रहे हैं कि शायद अभी इन्वेस्टर्स को फिर ध्यान आया है कि गोल्ड में
इस समय पे जो क्योंकि प्राइसेस भी थोड़े करेक्ट हुए थे, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी लाभदायक हो सकती है। डॉक्टर शर्मा, त्योहारी मौसम है तो जो कह लें कि सिक्के वगैरह खरीदते हैं तो वो तो खरीदेंगे ही, लेकिन मुहूर्त का जो कह लें कारोबार करते हैं उस दृष्टि से कह लें सोने पर निवेश करते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। लेकिन कोई एक आम कह लें निवेशक हो जो सोने में निवेश करना चाहे, तो उसके लिए क्या विकल्प सबसे आसान होता है, सबसे सुविधाजनक होता है, और जब चाहे उसको निकालना चाहे यानी बेचना चाहे तो आसानी से कैसे निकल सकता है? क्योंकि जेवर में या जो भौतिक सोना होता है उसे बेचने जाने पर कई बार मूल्य वो नहीं मिलते जो मिलना चाहिए। तो निवेश सोने पर किस रूप में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो ज्वेलरी है उसमें से कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो खासकर आजकल जो ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि ETF में परचेज करना मार्केट्स के थ्रू, वो एक बहुत ही अच्छा वाइबल है। उसमें लिक्विडिटी भी रहती है, यू कैन सेल एंड बाय एनी टाइम गोल्ड इन दी NSE मार्केट। सो और दूसरा जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं, और तीसरा जो गोल्ड के जैसे कुछ कॉइन्स हैं, तो those are also very, very beneficial and liquid all the time. So I suggest that the investors, the retail investors, because there is an opportunity to invest in the grams also. There is a unit, 1 ग्राम के बराबर एक यूनिट होता है, जिसको वो छोटे स्तर पे मतलब 2 ग्राम गोल्ड भी परचेज किया जा सकता है मार्केट में, NSE पे, ETF में। So all these opportunities are there, which can be availed by the retail investors to invest in the such a shining commodity. जी. Moving on, the oil prices today traded in a narrow range. In intraday trade, global crude prices were trading with marginal losses when reports last came in. Brent crude was trading at $93.30 per barrel, while WTI crude prices were at $87.70 per barrel. Very briefly, Dr. Sharma, the OPEC Plus has emphasized that the reason behind the cut in production is significantly because of the uncertainty over oil demand in 2023 and the rising recession probabilities. If this scenario continues, then the price impact on a country like India is going to be huge. Yes, very true, because the impact will be very huge. The world economic situation is now in the recessionary condition, so that's why they have took such kind of measures to maintain the prices. So they have cut the production. So that's why the prices are again escalating, and prices will remain high for some time. But overall, if the demand trajectory is decelerating further, then there may be some more impact on the prices, and the cartels will not be able to maintain the prices at the higher level because of the decelerating demand in the world economy. But in the shorter period, the speculation is happening, and the prices are maintained and escalated artificially at the higher level. So that is the momentum of the market at this juncture, so that there is no loss to the oil producing countries at this juncture. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. Thank you for being with us, Dr. Sharma. And before we close the headlines once again, domestic stock indices closed with modest gains. Sensex climbs above 58,200 points. Nifty reclaims 17,300 level. Rupee weakens 37 paise against the US dollar. Gold rises above 52,000 rupees per 10 grams mark at NCX for October contract. And Brent crude hover around $93 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.